अवंतिका को गुजरे दिन याद आ गए। किस तरह वो और दीपक झगड़ा किया करते थे और फिर किस तरह परेशान होते थे। किस तरह सब दोस्त उनके झगड़ों पर हंसा करते थे और किस तरह वो एक दूसरे को मनाया करते थे। ये सब याद करते करते उसे वक्त का ख्याल ही नहीं रहा। रात के 10 बज गए। ख्याल तब आया जब उसे भूख लगी। अपनी गीली पलकों को सहलाते हुए वो उठी और अपने लिए खाने की प्लेट लगाने चली गई। खाना खाने के बाद करीब 10:30 बजे ख्याल आया कि कपिल ने कॉल बैक नहीं किया। उसने अपना फ़ोन उठाया और एक मैसेज छोड़ दिया। कपिल ऑनलाइन था। उसने तुरंत रिप्लाई किया, फ्री नहीं हुए क्या अब तक? बस अभी खाने की प्लेट रखी है, अब फ्री हूँ। अब कहो क्या कहने वाली थी तुम? कॉल करूँ? हाँ करो। अवंतिका ने कपिल को कॉल किया। हाँ कहो क्या बात है? वो आज सुनिधि का फ़ोन आया था। कपिल उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोला, और तुम फिर खो गई अपनी पुरानी यादों में। पगलू क्यों कमज़ोर पड़ जाती हो? वो जो बीत चुका है तुम उसे अपने जहन से क्यों नहीं निकाल देती? पर आप मेरी बात पूरी तो सुनो। अच्छा ठीक है बोलो। सुनिधि और विकास शादी कर रहे हैं। सुनिधि ने मुझे इनवाइट करने के लिए फ़ोन किया था और मैं जानती हूँ एक दो दिन में विकास का भी फ़ोन आएगा। वो भी मुझे आने के लिए कहेगा। तो तुम क्या चाहती हो? जाना है? पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। सुनिधि और विकास की शादी में ज़रूर जाना चाहती हूँ, पर क्या? पर अतीत से रूबरू नहीं होना चाहती। आज सुनिधि से बात होते ही गुजरे दिन जैसे किसी मनपसंद चलचित्र की तरह आंखों के सामने से गुजरने लगे। वक्त का कुछ ख्याल भी नहीं रहा और मन जैसे फिर वहीं जाकर ठहर सा गया। कुछ फैसला नहीं ले पा रही हूँ, क्या करूँ? ये तो होना ही है। क्यों ओढ़ लेती हो बार बार उन पुरानी यादों को? चलचित्र के बीच जाने पर जैसे हम उसे वहीं छोड़ देते हैं, उसी तरह यादों को भी वहीं छोड़ देना चाहिए। ओढ़कर बैठी रहोगी तो बेचैन ही हो जाओगी ना। अभी पल भर के लिए फ़ोन पर बात हुई तो तुम्हारा ये हाल है। जब अतीत से सामना होगा तब क्या करोगी? जानती हूँ, तभी तो आपको फ़ोन किया था कि बताओ क्या करूँ? मेरे बताने से क्या होगा? करोगी तो वही जो तुम करना चाहती हो तो ज़िद्दी ही ना। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं शादी में जा रही हूँ। बेफ़िक्र होकर जाओ और सुनो, कोई तकलीफ़ हुई तो मैं हूँ ना। मुझे पता था आप यही कहोगे। थैंक यू कहकर अवंतिका मुस्कुरा दी और उसने फ़ोन रख दिया। अगले दिन अवंतिका ऑफिस में अपने काम में बिजी थी। काम करते करते अचानक फिर वो पुरानी यादों में खो गई। तभी उसकी साथी छवि ने उसे आवाज़ दी, अवंतिका, ओ अवंतिका, कहाँ खोई हो? हाँ छवि, क्या हुआ? देखा तुमने, आज बॉस के साथ उनका बेटा आया है ऑफिस में। कितना हैंडसम है यार, कसम से। अच्छा मैंने नहीं देखा, पता नहीं कहाँ खो जाती हो। पर वो क्यों आया है आज ऑफिस? मिस्टर घोष बता रहे थे कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, उस पर वही काम करेंगे। क्या नाम बताया था उन्होंने? अरे हाँ, नीरज, नीरज खुराना। अच्छा, चलो फिर तो रोज़ मिलना होगा, देख लेंगे। कहते हुए अवंतिका हंसने लगी और उसके साथ सभी भी हंसने लगी। लंच के बाद सभी एम्प्लॉयज़ को खुराना सर ने मीटिंग के लिए बुलाया। सभी लोग सर के केबिन में दाखिल हुए। नीरज खुराना एक एक कर सभी को आते देख रहा था। तभी ब्लैक एंड रेड सूट में अवंतिका केबिन में दाखिल हुई। खुले लंबे बाल और कानों में लंबे मैचिंग सिल्वर डेंगल्स थे जो बार बार उसके गालों को छू रहे थे, उसकी खूबसूरती को बहुत बढ़ा रहे थे। नीरज की नज़र अवंतिका की खूबसूरती पर टिक गई थी। उसे कमरे में उसके अलावा और कोई महसूस ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे शाम के समय समंदर से ठंडी ठंडी फुहार के साथ मीठी मीठी हवा चल रही है जो उसे छूकर गुजरने पर एक सुकून सा दे रही थी। तभी खुराना सर ने परिचय करवाना शुरू किया। आप सब लोगों को एक खास वजह से केबिन में बुलाया गया है। हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जिसके मिलने का पूरा श्रेय मेरे बेटे नीरज को जाता है। आप सब मिलिए मेरे बेटे नीरज से। जब खुराना सर ने नीरज की तरफ इशारा किया तो पाया कि जैसे वो कहीं खोया हुआ है। उन्होंने 2-3 बार नीरज को आवाज़ लगाई। तब चौंक कर नीरज होश में आया और उसने अपने पापा से कहा, जी पापा, कहाँ खोए हो? मिले उन सबसे। ये मिस्टर घोष, ये छवि, ये राजवीर, ये वैशाली और ये है अवंतिका। खुराना सर के परिचय करवाने पर सबने हेलो सर कहकर नीरज को ग्रीट किया। नीरज ने भी सबको हेलो का जवाब दिया। आखिर में उसकी नज़र एक बार फिर अवंतिका पर ठहर गई। इस बात को राजवीर ने नोटिस कर लिया था। खुराना सर बोले, इस प्रोजेक्ट पर मेरा बेटा नीरज काम करेगा और आप सब लोग उसकी हेल्प करेंगे। जिसे जो काम दिया जाए वो उसमें अपना बेस्ट देकर पूरा करे, जिससे हम अपना यह प्रोजेक्ट समय पर पूरा कर सकें।
सभी ने एक साथ जी सर कहकर अपनी सहमति दी। फिर सर ने सभी को लौट जाने को कहा और सभी धीरे धीरे केबिन से बाहर चले गए। पर नीरज अभी भी अवंतिका में खोया हुआ रह गया। खुराना सर ने फिर से आवाज देकर नीरज को होश में लाने की कोशिश की और उसके बाद दोनों प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करने में लग गए। अवंतिका अपनी टेबल पर आ गई। छुट्टी का टाइम हो रहा था। उसने अपना सामान पैक किया और छवि के साथ ऑफिस से निकल गई। घर पहुंची, हाथ मुंह धोकर अपने लिए चाय बनाई और बालकनी में आकर बैठ गई। तभी फोन पर रिंग हुई। कपिल का कॉल था। आ गई घर अवंतिका? बस अभी आई और चाय का कप बनाया। अच्छा, कैसा रहा आज का दिन? अच्छा था। आज बॉस के बेटे ने भी ज्वाइन किया। वो कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आया है। उस पर ही काम करना है अब पूरी टीम को। आज मीटिंग हुई, कल से सबको काम मिल जाएगा। तुम ठीक हो ना? अवंतिका मुस्कुराते हुए बोली, मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ। आप बताओ, चाय पी लिया आपने? अवंतिका किसी से भी तुम कहकर बात नहीं कर पाती थी। कैसा भी दोस्त हो, वो एक दूरी बनाकर रखती थी जिससे वो खुद किसी के बहुत करीब ना हो जाए। कपिल ने कई बार टोका भी पर वो नहीं मानी। कपिल बोला, हाँ चाय पी ली, बस अभी वॉक पर निकलेंगे। सुनो, तुम्हें कुछ बताना है। बताओ ना। आज एक रिश्ता आया है मेरे लिए, पर मैंने मना कर दिया। मना कर दिया? पर क्यों? तुम्हें पता है ना, मुझे कोई तुम जैसी नहीं लगती। अब तुम तो करोगी नहीं मुझसे शादी, तो फिर कोई तुम्हारे से अच्छी या कम से कम तुम्हारे जैसी तो हो। पर आज तक कोई मिली ही नहीं ना ऐसी, तो कैसे कर लूँ मैं शादी? बोलो। ऐसे तो हो चुकी शादी है आपकी। अच्छा, तो क्या तुम्हारे जैसी या तुमसे अच्छी कोई नहीं दुनिया में? कहते हुए कपिल हंस दिया। कपिल, क्या आप कुछ भी बोलते हो? सीरियस हो जाओ प्लीज और शादी के लिए हाँ कर दो। नहीं तो? नहीं तो क्या पगलू? मेरे मन पर एक बोझ सा महसूस होता है मुझे। कपिल, कैसा बोझ? मुझे लगता है कहीं मेरी वजह से तो आप शादी से इनकार नहीं कर रहे। तो तुम कर लोगे फिर मुझसे शादी? कपिल प्लीज। कपिल हंसते हुए बोला, परेशान मत हो और ना ही खुद पर कोई बोझ लो। जिस दिन कोई लड़की पसंद आ गई उस दिन शादी कर लूंगा। बस खुश। अच्छा चलो, अभी रखती हूँ, मम्मी पापा से भी बात कर लूँ। ठीक है, जाओ। बाय कपिल, बाय अवंतिका। अवंतिका ने भी अभी फोन रखा ही था कि दोबारा रिंग हुई। अब स्क्रीन पर विकास का नाम फ्लैश हुआ था। अवंतिका समझ गई कि इस बार विकास भी शादी में आने के लिए कहेगा। अवंतिका ने फोन उठाया और फिर वही सब बातें जो सुनिधि के साथ हुई थी वही सब विकास के साथ हुई। पर सुनिधि की ही तरह विकास ने भी दीपक के बारे में अवंतिका को कुछ नहीं बताया और शादी में आने का वादा ले लिया। अवंतिका विकास से बात करने के बाद फिर से अतीत में खो गई और फिर एक और रात यूं ही बीत गई। फिर अगले दिन सुबह तैयार होकर अवंतिका ऑफिस पहुंची। नीरज पहले ही ऑफिस आ चुका था और सभी को 11 बजे केबिन में मीटिंग के लिए बता चुका था। सारे स्टाफ ने समय पर नीरज के केबिन में हाजिरी दी। आज अवंतिका गुलाबी रंग की टॉप और जींस में बालों की पोनीटेल बनाए हुए और छोटे छोटे पर्ल ईयर रिंग्स पहने हुए बहुत प्यारी लग रही थी। पल भर के लिए नीरज की आंखें वहीं रुक गई और फिर उसने फौरन अपनी नजरें वहां से हटाई और मीटिंग पर ध्यान लगाया। नीरज ने सभी को एक एक फाइल थमाई जिसमें उन्हें क्या क्या काम करना था उसकी डिटेल्स थी। करीब 2 घंटे मीटिंग में प्रोजेक्ट की डिटेल्स डिस्कस करने के बाद नीरज ने सबको वापस जाने के लिए कहा। सभी केबिन से निकलने लगे तो नीरज ने अवंतिका को आवाज दी, मिस अवंतिका, आप रुकिए जरा। जी सर। राजवीर ने केबिन से निकलते समय पीछे मुड़कर एक नज़र दोनों को देखा और कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए केबिन से निकल गया। नीरज ने अवंतिका को बुलाकर अपने सामने बैठने को कहा। अवंतिका के बैठने के बाद नीरज ने अपनी बात कहनी शुरू की। मिस अवंतिका, आप यहाँ कब से काम कर रही हैं? सर, मुझे 7 महीने हुए यहाँ आए हुए। मैंने आपका रिकॉर्ड चेक किया। आपने काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दिया है अपने इस टाइम पीरियड में। जी, थैंक यू सर। आप एमबीए के आखिरी साल में हैं? जी सर। कब कंप्लीट हो जाएगा आपका एमबीए? सर, 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, उसके 1 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा। आपने यहाँ जॉब आपकी इंटर्नशिप में नहीं बल्कि सेमेस्टर के बीच में आकर ज्वाइन किए, कोई खास वजह? सर, वो अवंतिका को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। मुझे जॉब की ज़रूरत थी, इसलिए साल के बीच में ही मैंने जॉब शुरू कर दी। नीरज समझ रहा था कि अवंतिका झूठ बोल रही है। ओके, मुझे उम्मीद है इस प्रोजेक्ट को भी आप वैसे ही मन लगाकर करेंगी जैसे आज तक आप करती आई हैं। जी बिल्कुल सर। ठीक है, आप जा सकती हैं। जी सर। कहते हुए अवंतिका उठी और केबिन से निकल गई। नीरज उसे जाते हुए देखता रहा और फिर आंखें मूंद कर अपनी कुर्सी से सर टिका लिया और कहीं खो गया।
अपने ख्यालों में नीरज को आवाज़ें सुनाई देने लगी। नीरज, नीरज, देखो ना मेरी तरफ। जब देखो तब अपने मोबाइल की स्क्रीन देखते रहते हो। तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन मेरी जान की दुश्मन बन गई है। देख लेना एक दिन तुम इस मोबाइल में खोए रहोगे और मैं कहीं दूर चली जाऊंगी। जितना मर्जी आवाज़ दोगे पर मैं लौट कर नहीं आऊंगी। तब इसी मोबाइल से दिल लगाया करना अपना, समझे? गीतांजलि की आवाज़ के साथ चिल्लाकर नीरज अचानक चौंक कर उठा। उसकी आंखें भीगी हुई थी। उसे ख्याल आया कि वो ऑफिस में है। ऐसा कैसे हो सकता है भला? हूबहू वही चेहरा, वही रंग, वही कद। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बाल लंबे हैं और गीतांजलि के बाल उसके कंधे तक थे। क्या ये गीतांजलि? नीरज खुद से ही बातें कर रहा था, तभी खुराना सर केबिन में दाखिल हुए। नहीं नीरज, ये गीतांजलि नहीं है। जब मैंने पहली बार इसे देखा था तब मुझे भी यही लगा था, पर जब इसके बारे में जाना तब पाया कि ये गीतांजलि नहीं है। मैं जानता था जब तुम ऑफिस आओगे तब तुम्हें ऐसे ही झटका लगेगा, इसलिए मैं। खैर, अब रोज अवंतिका तुम्हारी आंखों के सामने रहेगी। क्या तुम काम कर पाओगे? क्या तुम भुला पाओगे गीतांजलि को? नीरज बिना कुछ कहे वहां से उठा और केबिन से बाहर निकल गया। निकलते हुए उसकी नज़र काम करती हुई अवंतिका पर पड़ी और देखा कि वो पूरी तरह से खोकर काम कर रही थी। तभी नीरज के मन में ख्याल आया, नहीं नहीं, ये गीतांजलि हो ही नहीं सकती। मेरी गीतांजलि तो 1 मिनट से ज़्यादा कहीं टिक ही नहीं पाती थी। उसकी चंचल शरारतें उसे शांत बैठने ही नहीं देती थी। पर यह अवंतिका तो एकदम शांत है, जैसे कोई गहरी नीली झील। ये मेरी गीतांजलि नहीं है। और फिर नीरज ऑफिस से बाहर निकल गया। शाम के 5 बजते ही सभी लोग ऑफिस से निकल गए। अवंतिका भी ऑफिस से निकलने ही वाली थी कि नीरज वहां आ पहुंचा। हड़बड़ी में दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाए और रास्ते में चलते हुए टकरा गए। टकराते ही नीरज पीछे दीवार से जा टकराया और अवंतिका के हाथ में जो सामान था वो सब जमीन पर बिखर गया और उसका हाथ दरवाजे से टकरा गया, जिसकी वजह से उसके हाथ में एक कील से रगड़ आ गई। नीरज जोर से चिल्लाया, मिस अवंतिका, कहाँ ध्यान है आपका? और अभी तक ऑफिस में क्या कर रही हैं आप? कहते हुए उसका ध्यान अवंतिका के हाथ की तरफ गया जहां से खून निकल रहा था। सॉरी सर, मैं बस निकल ही रही थी। पर वो, अरे आपके हाथ से खून निकल रहा है, आइए मेरे केबिन में दवा रखी है, मैं लगा दूं। नहीं सर, मैं ठीक हूँ। पर इतनी देर में वो अवंतिका का हाथ पकड़कर अपने केबिन में ले गया। उसे ख्याल ही नहीं रहा कि उसने अवंतिका का हाथ पकड़ा था या गीतांजलि का। वहीं अवंतिका इस बात से थोड़ी घबरा गई थी क्योंकि ऑफिस का सारा स्टाफ जा चुका था और वो अकेली ही रह गई थी। दवा का बॉक्स निकालकर नीरज ने फौरन अवंतिका की चोट को साफ किया और उस पर ऑइंटमेंट लगाकर पट्टी बांधने लगा। सर, बहुत छोटा सा जख्म है, इस सब की जरूरत ही नहीं थी। अवंतिका हैरान थी कि नीरज सर इतनी सी चोट पर घबरा कैसे गए। जानती भी वो छोटा सा जख्म अगर समय पर ना देखा जाए तो नासूर बन जाता है। भूल गई उस दिन तुमने ही तो। कहते हुए नीरज किसी पुरानी याद में खो गया। अवंतिका ने जब नीरज को उसके हाथ को घूरते हुए कहीं खोया हुआ पाया तो उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने नीरज को आवाज दी, सर, सर। अवंतिका की आवाज सुनकर नीरज होश में आया और देखा कि उसके सामने गीतांजलि नहीं बल्कि अवंतिका है। वो हड़बड़ाकर खड़ा हो गया, सोचने लगा आखिर उसे हो क्या रहा है। सर, मैं जाऊं? हाँ, आप जाइए और अपने हाथ का ख्याल रखिएगा। जी सर, कहकर अवंतिका ऑफिस से निकल गई। पर आज रास्ते भर वो सोचती रही कि नीरज सर आज उसके साथ ऐसे क्यों पेश आए। घर पहुंचकर अवंतिका फिर से चाय का कप लेकर बालकनी में आ गई और कपिल को कॉल लगाया। रोज घर आकर शाम को बालकनी में एक कप चाय के साथ कपिल से बात करना उसे बहुत सुकून देता था। उसने कपिल को कॉल लगाया और ऑफिस में हुई सारी बात कपिल को बताई। पता नहीं कपिल, इतना अजीब बर्ताव मेरी समझ में नहीं आया उनका। आखिर उन्होंने मुझे ही अपने केबिन में क्यों रोका? पता है, सब लोग अजीब सी बातें कर रहे थे, मुझे बड़ा ही एम्ब्रेसिंग लगा। अब तुम्हें यही तो नहीं पता कि अवंतिका है ही इतनी प्यारी कि कोई भी बेकाबू हो सकता है। हा हा हा, कहकर कपिल हंसने लगा। आप ना हर बात मजाक में उड़ा देते हो, तो क्या करूं? जिस बात का कोई मतलब ही नहीं उस पर सोचकर खुद को परेशान करने से क्या फायदा? उसके दिल में कुछ होगा तो एक दिन सामने आ जाएगा, तब तक मस्त रहो। सिर्फ मस्त। कहते हुए अवंतिका ने अपनी चाय खत्म की। अच्छा, अब मम्मी पापा से बात कर लूँ, फिर खाना बनाना है। ओके। इसके बाद अवंतिका ने अपनी मम्मी पापा से फ़ोन पर बात की और शादी में आने की खबर दी। मम्मी पापा बहुत खुश हुए। अगले दिन अवंतिका जब ऑफिस पहुंची तो पता चला आज नीरज सर ऑफिस नहीं आए हैं। अवंतिका कुछ देर सोचकर अपने काम में लग गई। तभी खुराना सर ने अवंतिका को केबिन में बुलाया।
मैं आई कम इन सर? अवंतिका ने केबिन के दरवाजे से पूछा। यस अवंतिका, प्लीज कम इन। अवंतिका केबिन के अंदर आई और टेबल के पास आकर ठहर गई। खुराना सर बोले, अवंतिका, जो प्रोजेक्ट तुम सबको दिया गया है उसमें सबकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट तुम्हें तैयार करनी है और हर 2 दिन बाद मुझे टेबल पर चाहिए। ये ऑर्डर मैं आज ही रिटर्न में निकाल दूंगा। जी सर, ज़रूर। सर, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ, कहो ना बेटा। खुराना सर अपने सभी स्टाफ को बेटा कहकर बुलाते थे। सर, अगले हफ्ते मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। मुझे घर जाना है। कोई खास बात है? सब ठीक तो है ना? जी सर, सब ठीक है। दरअसल मेरे बचपन की दोस्त की शादी है। मैंने बहुत इनकार किया पर वो नहीं मानी। जाना ज़रूरी हो गया। अगर नहीं गई तो ज़िंदगी भर के लिए मुसीबत हो जाएगी। तुम जानती हो ना, प्रोजेक्ट की हैंडलिंग तुम्हारे हाथ में है। जी सर, मैं जानती हूँ। मेरा यकीन कीजिए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है, जाओ, पर वक्त पर लौट आना, नहीं तो नीरज को समझाना मेरे लिए मुश्किल होगा। उसका गुस्सा। खैर, मैं देख लूंगा, तुम जाओ। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, कहकर सर मुस्कुरा दिए। अवंतिका भी मुस्कुराकर केबिन से बाहर चली गई। अवंतिका खुश थी और कुछ उदास भी। घर जाने की खुशी बहुत थी पर अतीत से रूबरू होने की घबराहट भी थी। पर उसने खुद को समझाया। घर लौटकर अवंतिका ने कपिल को कॉल किया। उसे बताया कि उसकी छुट्टी की एप्लीकेशन मंजूर हो गई है और वो 3 दिन के लिए घर जा रही है। वो इसलिए भी खुश थी कि उसे एक अरसे बाद कपिल से मिलने का मौका मिलेगा। कपिल भी ये जानकर खुश हुआ कि उसे भी अब अवंतिका का दीदार होगा। अवंतिका ने शॉपिंग की एक लंबी लिस्ट तैयार कर ली और प्लान बनाया कि अगले दिन ऑफिस के बाद वो छवि के साथ मॉल जाकर सब सामान खरीद लाएगी। अगले दिन सुबह से ही अवंतिका बहुत उत्साहित थी। उसे शॉपिंग करने जाना था। सारी तैयारियां करने के लिए उसके पास बस 3 ही दिन बचे थे। उसने दिन भर पूरे ध्यान से ऑफिस का काम निपटाया और शाम को छवि के साथ बाजार चली गई। करीब 2 घंटे की शॉपिंग के बाद वो घर पहुंची। रात के 8 बज रहे थे। बहुत थक भी गई थी। सबसे पहले उसने अपने लिए एक कप चाय बनाई और आकर सोफे पर बैठ गई। अपना मोबाइल चेक किया। 18 मिस्ड कॉल, घर से, ऑफिस से, दोस्तों से और कपिल की तरफ से। उसने सभी को बारी बारी कॉल लगाया और बात की। आखिर में उसने कपिल को कॉल लगाया। मिल गई तुम्हें फुर्सत? कपिल बहुत गुस्से में था। वक्त देखा है क्या हुआ है? रोज 6 बजे कॉल आ जाता है तुम्हारा। आज 3 घंटे हो गए पर तुम्हारी कोई खबर नहीं। कोई जिम्मेदारी है या नहीं तुम्हारी? अनजान शहर में हो, अकेली हो और 3 घंटे से गायब हो। जरा भी ख्याल है क्या हालत हो गई तीन तीन घंटों में मेरी? सॉरी, पर मेरी बात तो सुन लो। बस डांटते ही जा रहे हो। नहीं सुननी बात तुम्हारी। बहुत गुस्से में हूं मैं। रखो फोन और जाओ, करो जो करना है। इतना कहकर कपिल ने कॉल कट कर दी। वो बहुत गुस्से में था। आज से पहले अवंतिका बिना बताए इतनी देर तक गायब नहीं हुई थी। अवंतिका जानती थी उससे गलती हुई है। रोज 6 बजे फोन पर बात होती थी। जिस रोज ना हो सके मैसेज करके पहले ही एक दूसरे को बता देते थे। पर आज अवंतिका जल्दबाजी में भूल गई और उसे कपिल की डांट खानी पड़ी। काफी देर हो गई थी। अवंतिका कॉल पर कॉल किए जा रही थी पर कपिल उसका कॉल नहीं ले रहा था। करीब 10 बज चुके थे। भूख और थकान से अवंतिका का बुरा हाल था। अवंतिका वहीं सोफे पर बैठी बैठी सो गई। अगले दिन सुबह 6 बजे आंख खुली। तब एहसास हुआ रात बिना कुछ खाए ही सो गई थी। तब उसे माँ की बहुत याद आई। कभी रात में थक कर बिना खाए सो जाती थी तो माँ नींद में ही उसे अपने हाथों से खाना खिलाकर सुला देती थी। आज ये सोचकर आंखें नम हो गई। उठकर फ्रेश हुई और चाय बनाकर बालकनी में आकर बैठ गई। तभी माँ का फोन आया। माँ है ना, पता चल ही जाता है बच्चा उदास है और माँ को याद कर रहा है। कुछ देर बात की और तैयार होने में लग गई। अभी तक कपिल का ना कोई कॉल आया था ना ही मैसेज। इसलिए मन और भी उदास था। फिर सोचा आज शाम की ट्रेन से निकलना ही है तो वहीं जाकर ही कपिल से मिलेगी। ये सोचकर उसने भी कोई कॉल या मैसेज नहीं किया और ऑफिस के लिए निकल गई। पूरा दिन काम में रोज की ही तरह निकल गया। सभी को अगले दिन के काम के बारे में बताकर और खुराना सर से इजाजत लेकर अवंतिका ऑफिस से जल्दी निकल गई। कुछ रोज से नीरज ऑफिस नहीं आ रहा था इसलिए उसे पता ही नहीं था कि अवंतिका प्रोजेक्ट के काम के बीच में ही छुट्टी लेकर जा रही है। शाम के 6 बजे अवंतिका ट्रेन में थी। अवंतिका के माँ पापा और कपिल के सिवा कोई नहीं जानता था कि अवंतिका शहर वापस आ रही है। ट्रेन के सफर के दौरान अवंतिका एक बार फिर अपने अतीत के सफर को जी आई थी। ठीक 11 बजे ट्रेन स्टेशन से लग गई थी। माँ पापा स्टेशन पर ही अवंतिका को मिल गए थे। रास्ते में बातें करते हुए कब घर पहुंच गए पता ही नहीं चला। माँ ने अपने हाथ से खाना खिलाया और पापा ने बड़े प्यार से गोद में अवंतिका का सर रखकर सहलाया।
तो वो वहीं सो गई। अगले दिन सुबह उठकर सबसे पहले कपिल को कॉल किया। कपिल का गुस्सा पहले से और ज़्यादा बढ़ गया था। 2 दिन से दोनों की बात जो नहीं हुई थी। कपिल के कॉल उठाते ही अवंतिका ने बताया कि वो रात घर आराम से पहुंच गई थी और आज 11 बजे उसी रेस्टोरेंट में कपिल से मिलने आएगी। कपिल ने बिना कोई जवाब दिए फ़ोन रख दिया। अवंतिका समझ गई कि वो अभी तक गुस्से में है। उसने दोबारा कॉल किया। कपिल के कॉल उठाते ही अवंतिका ने कहा वो इंतज़ार करेगी और इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। तैयार होकर टाइम पर अवंतिका उसी जगह पहुंच गई जहां मिलना तय किया था। कपिल वहां पहले से ही मौजूद था। यही था उसका रिश्ते निभाने का तरीका। भले कितना गुस्सा कितना नाराज हो, पर अवंतिका बुलाएगी तो उसे बिना सवाल जवाब पहुंचना ही है। बस यही देख अवंतिका मुस्कुरा देती और कपिल उसकी मुस्कुराहट में ही सुकून पा लेता, पर उसके सामने जाहिर नहीं होने देता कि गुस्सा उड़नछू हो गया है। कैसे हो कपिल? कपिल ने अपना ध्यान अपने फ़ोन में लगाए हुए जवाब दिया। ठीक हूँ। अभी तक नाराज़ हो? नहीं तो, कपिल ने उसकी तरफ देखे बिना जवाब दिया। मेरी बात सुनते नहीं हो और गुस्सा हो जाते हो। बस कहो क्या कहना है? काफ़ी देर तक अवंतिका कपिल को मनाती रही और काफ़ी देर तक कपिल अवंतिका को सताता रहा। आखिर जब अवंतिका कपिल के झूठे गुस्से को शांत नहीं कर पाई तो चुप होकर बैठ गई। कपिल ने वेटर को बुलाया और अपने लिए एक चाय और अवंतिका के लिए आइसक्रीम का ऑर्डर दिया। उसे पता था अवंतिका की पसंद के बारे में। ऑर्डर आने से पहले कपिल ने पानी का गिलास उठाया और अवंतिका की ओर बढ़ाया। लो पानी पी लो। अवंतिका गुस्से में बोली, इसकी ज़रूरत मुझसे ज़्यादा आपको है। इतना कहकर अवंतिका ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। कपिल हंस दिया। अच्छा बाबा, अब ख़त्म करो बात। मैं तुमसे गुस्सा नहीं था, बस थोड़ा सता रहा था। अवंतिका कपिल को घूर घूर कर देखने लगी और कपिल हंसते हंसते हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। फिर काफ़ी देर तक दोनों बात करते रहे और करीब 1 बजे अवंतिका घर पर लौट आई। घर पहुंचकर उसने सुनिधि से बात की और रात को पहुंचने का आश्वासन दिया और फिर अपने कमरे में जाकर सो गई। शाम करीब 8 बजे वो सुनिधि के घर पहुंच गई। घर बहुत ही सुंदर सजाया हुआ था। चारों तरफ फूलों की सजावट थी। हरे रंग के लहंगे में फूलों के गहने से सजी बेटी सुनिधि अवंतिका को देखते ही उसकी तरफ दौड़ पड़ी। दोनों ऐसे गले मिली जैसे कब से बिछड़ी हुई थी। तभी वहां विकास, दीप्ति और सचिन भी आ गए। सब एक दूसरे से एक अरसे के बाद मिलकर बेहद खुश थे। सबके चेहरे यूं खिल गए जैसे बसंत में बगीचे में फूल खिल जाया करते हैं। तभी विकास की मम्मी वहां आई और सबको एक साथ देखकर बोली, अब आएगी रौनक विकास और सुनिधि की शादी में। तुम सब ना मिलो तो हमें ही सब अधूरा अधूरा सा लगने लगता है। लेकिन ये दीपक कहाँ है? वो क्यों नहीं आया अभी तक? सचिन बोला, आता ही होगा आंटी, अभी बात हुई मेरी उससे। ये सुनते ही अवंतिका की दिल की धड़कनें बढ़ गई, साथ ही थोड़ा मन खराब हुआ ये सोचकर कि मुक्ता भी उसके साथ होगी। तभी सुनिधि, दीप्ति और अवंतिका को अपने साथ लेकर मेहंदी लगवाने चली गई। वो सब मेहंदी लगवा रही थी तभी दीपक ने एंट्री ली। बेहद हल्के हरे रंग के कुर्ते और जींस में दीपक बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वहीं पीछे से दीप्ति ने आवाज दी, आओ। क्या लग रहा है दीपक? अवंतिका ने झट से पलट कर देखा और इतने में ही दीपक भीड़ में गायब हो गया। अवंतिका उसे देख ही नहीं पाई। तभी दीप्ति कीर्ति को लेकर दीपक से मिलने चली गई। अवंतिका नहीं जा पाई क्योंकि उसके हाथ में मेहंदी लग रही थी। उधर सुनिधि, दीप्ति, सचिन, विकास और कुछ और दोस्त मिलकर खूब मस्ती कर रहे थे, पर अवंतिका उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। जैसे ही उसकी मेहंदी पूरी हुई वो वहां से उठी और सबको ढूंढने चल पड़ी। उसे विकास और सचिन एक तरफ नाचते हुए नजर आ रहे थे। दीप्ति अब मेहंदी लगवाने बैठ चुकी थी। तभी यहाँ वहां ढूंढते हुए उसकी नजर दीपक पर पड़ी। कुछ पल वो उसे देखती ही रही। दीपक इस बात से अनजान था कि अवंतिका उसे देख रही है। वो अपने काम में मगन था। अवंतिका ने जैसे ही दीपक की तरफ कदम बढ़ाए, पीछे से किसी ने आवाज देकर उसे रोक लिया। अवंतिका रुककर उसकी तरफ मुड़ी। ये तो कॉलेज वाली संगीता थी। कुछ देर अवंतिका को रुककर उससे बात करनी पड़ी। तभी दीपक उसके पास से गुजरा, पर अवंतिका इस बात से अनजान रह गई। वहीं दीपक को एहसास हुआ कि अवंतिका यहीं कहीं है। उसने चारों तरफ देखा। उसे अंदाजा था कि सुनिधि और विकास उसे शादी में जरूर बुलाएंगे, पर उसे ये नहीं पता था कि वो आएगी या नहीं। इधर उधर ढूंढते हुए उसकी नज़र हल्के सुनहरी रंग के चूड़ीदार और गहरे हरे रंग के कुर्ते पहने हुए एक लड़की पर पड़ी। बेहद खूबसूरत। दीपक एक बार फिर उसे देखता ही रह गया। पहले से और कितनी ज्यादा खूबसूरत हो गई है अवंतिका। नजरें हट ही नहीं रही थी दीपक की। अचानक उसके कानों में आवाज पड़ी। दूर एक कोने में खड़े सुनिधि के मम्मी पापा आपस में बहस कर रहे थे और पापा उसकी मम्मी पर गुस्सा हो रहे थे। दीपक फौरन ही उनके पास पहुंचा और उन्हें चुप रहने का इशारा किया।
अंकल जी क्या कर रहे हैं आप इतनी जोर से? हुआ क्या है? अरे दीपक बेटा क्या बताऊं, विकास के मम्मी पापा को देने के लिए जो गिफ्ट ऑर्डर किए थे वो अभी तक नहीं आए। अब क्या करें समझ नहीं आ रहा, कैसे गिफ्ट और कहाँ ऑर्डर किए थे बताइए मुझे। सुनिधि के पापा ने पूरी बात दीपक को बताई तो दीपक ने भी फोन कर पता लगवाया कि अब तक ऑर्डर क्यों नहीं पहुंचा। पता चलने पर दीपक ने सुनिधि के पापा को सारी बात बताई। गिफ्ट लेकर उनका लड़का निकल चुका था, पर रास्ते में गाड़ी खराब हो जाने की वजह से वो रास्ते में अटक गया था। दीपक ने भरोसा दिलाया कि आप चिंता ना करें, मैं अभी जाकर गिफ्ट ले आता हूँ। इतना कहकर दीपक वहां से निकल गया। उधर दूसरी तरफ अवंतिका जब संगीता से फ्री हुई तो फिर से दीपक को ढूंढने लगी, पर काफी देर तक ढूंढने पर भी वो नजर नहीं आया। तभी दीप्ति ने उसे आवाज दी, अवंतिका जिसे तुम ढूंढ रही हो ना वो किसी काम से बाहर गया है, चिंता मत करो आ जाएगा। अवंतिका मुस्कुरा दी और मन ही मन सोचने लगी, बड़ा कामकाजी हो गया है, मिल नहीं सकता था पहले, पता नहीं कब तक आएगा। पर समझ ये नहीं आया कि हर समय उसके साथ चिपके रहने वाली मुक्ता कहाँ है, वो कैसे नहीं आई आज। पर अच्छा है कम से कम मैं उसे सुकून से देख तो पाई। ये सोचकर अवंतिका मुस्कुरा दी और फिर दीप्ति और सुनिधि के साथ नाचने और खाना बनाने में वक्त निकल गया। उधर दीपक भी रास्ते में यही सोचता रहा, कितनी बदल गई है अवंतिका, उसे मेरे होने ना होने से अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक बार भी जानने की कोशिश तक नहीं की कि दीपक भी वहां है या नहीं। मिलना तो बहुत दूर की बात है। अवंतिका इतना कमजोर तो नहीं था हमारा रिश्ता कि तुम कुछ ही महीनों में मुझे भूल जाओ। ये सोचकर दीपक की आंखें नम हो गई। उधर काफी देर हो जाने पर अवंतिका ने कहा कि अब उसे चलना होगा, कल सुबह वो जल्दी आ जाएगी। तभी विकास ने कहा कि दीपक के आने तक रुक जाओ फिर चली जाना। तो अवंतिका ने काफी देर हो जाने की बात कही। तभी सचिन ने कहा कि ठीक है चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। इधर सचिन बाइक पर बिठाकर अवंतिका को छोड़ने के लिए निकला। उधर दीपक की गाड़ी गेट के अंदर आ गई। अवंतिका या सचिन दीपक को नहीं देख पाए, पर दीपक ने देख लिया कि अवंतिका किसी की बाइक पर बैठकर निकल गई है। ये देख और सोचकर दीपक को बहुत तकलीफ हुई। वो सोचता रह गया कि वाकई अवंतिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे होने या ना होने से फंक्शन देर रात तक चलता रहा, मगर दीपक कहीं खोया हुआ सा रहा। ये बात सभी देख पा रहे थे, पर कोई कुछ कर नहीं सकता था। दीपक ने सभी को कसम दे रखी थी कि इस सिलसिले में अवंतिका से कोई कुछ नहीं कहेगा। उधर अवंतिका रात भर आंखों में ही उल्टे सीधे ख्यालों से उलझती रही। कभी दीपक की मौजूदगी को महसूस कर खिल उठती और कभी उसकी नजरअंदाजी अपनी आंखों में भरकर उन्हें नम कर लेती। दोनों ओर बेचैनी का आलम जोरों पर था, पर किसी ने जहमत नहीं उठाई कि फोन पर बात करने की कोशिश की जाए। अगले दिन सुबह उठकर अवंतिका ने कपिल को फोन लगाया। कपिल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। कैसे हो कपिल? तो आपको फुर्सत मिल गई हमारा हाल जानने की। प्लीज कपिल ऐसी बेरुखी की बातें ना करो, मेरा मन वैसे ही अच्छा नहीं है। क्या बात है अवंतिका, ठीक हो ना? कुछ हुआ क्या रात को, बताओ मुझे। आप सुनो तब ना बताऊं, सवालों की बौछार किए जा रहे हो। बस कहो तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा आप सोच रहे हो। उसने तो कल बस मुझे नज़रअंदाज ही किया, पर मेरे लिए ये कोई नई बात तो नहीं थी। खैर आज मैं उसके घर जाने की सोच रही हूँ, कम से कम उसके माँ पापा से मिला हूँ। मिले बिना मुझे चैन नहीं आएगा। अच्छा ठीक है चली जाना, पर समय से आ भी जाना। हाँ आना ही होगा, आज सुनिधि का संगीत है तो वहाँ भी तो जाना है। शाम में बात नहीं कर पाऊंगी आपसे, पर मैं सोच रही हूँ दीपक के माँ पापा से मिलने के बाद आपके ऑफिस के पास आ जाऊँ, लंच ब्रेक में वहीं मिल लेते हैं। अच्छी बात है, 1 बजे ऑफिस के पास वाले कैफ़े में आ जाना, वहीं मिलते हैं। अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, मिलते हैं लंच पर। ठीक है मैं पहुँच जाऊँगी। अवंतिका ने फ़ोन रखा और तैयार होकर दीपक के घर के लिए निकल गई। करीब 11:30 बजे वह दीपक के घर पहुँच गई। दीपक की माँ ने दरवाज़ा खोला और अवंतिका को देखकर काफ़ी खुश हुई। अवंतिका भी उनसे गले मिली और अंदर जाकर वो दीपक के पापा से भी मिली। कुछ देर बातें करने के बाद दीपक की माँ अवंतिका के लिए चाय और उसकी पसंद का नाश्ता लेकर आई। बातों बातों में उन्होंने देखा कि अवंतिका का ध्यान बातों के अलावा इधर उधर किसी को ढूंढने में है, तो वह मुस्कुरा दी। तुम जिसे ढूंढ रही हो ना अवंतिका, वो घर पर नहीं है। वो आंटी में तो वो सुबह जल्दी ऑफिस निकल जाता है और दोपहर को लंच के लिए भी नहीं आता, रात देर से लौटता है। खुद को उसने काम में इतना ज़्यादा डुबा लिया है कि खुद की सुध ही नहीं लेता। पापा को बिल्कुल ऑफिस नहीं जाने देता। पता नहीं क्या है उसके मन में, बात करना भी बिल्कुल कम कर दिया है। जब से मुक्ता गई है तब से तो, कहते हुए माँ का गला भराया, खुद को संभाल कर आगे बोलने लगी। और आजकल तो वैसे भी सुनिधि की शादी में इतना मशरूफ हो गया है कि हमसे मिलने की भी फुर्सत नहीं है उसे।
पर मुक्ता कहाँ चली गई आंटी? उससे पहले कि माँ कुछ बता पाती, उधर फ़ोन की घंटी बजी और माँ फ़ोन उठाने चल दी। इधर अवंतिका दीपक के पापा से बातें करने लगी। काफ़ी देर हो जाने पर अवंतिका उनसे विदा लेकर कपिल से मिलने कैफ़े निकल गई, पर उसके दिमाग में ये बात घूमती जा रही थी कि आखिर मुक्ता कहाँ चली गई। ठीक 1 बजे अवंतिका कपिल से मिलने कैफ़े में पहुँच गई और हर बार की तरह कपिल उससे पहले वहाँ मौजूद था। उसे अवंतिका को इंतज़ार करवाना बिल्कुल पसंद नहीं था। कपिल से बातें करते हुए भी उसका ध्यान वहाँ नहीं था, जिसे कपिल ने भांप लिया। क्या बात है अवंतिका, कहाँ खोई हो? कुछ बातें पहले सी उलझ गई हैं, बस वही। खैर छोड़ो, आप बताओ कैसा चल रहा है आपका ऑफिस और क्या प्लान है आपका भविष्य को लेकर? कपिल मुस्कुराते हुए बोला, कुछ खास नहीं। तुम बताओ कितने बजे पहुंचना है सुनिधि के संगीत पर? क्या मेरे अलावा भी हम कभी कोई बात कर सकते हैं? जब भी आपसे आपके बारे में बात करना चाहूँ, आप टाल जाते हैं। क्यों? क्या मुझे हक नहीं मैं आपके बारे में कुछ जानूँ? या आप मुझे इस लायक नहीं समझते? बोलो। अरे ये कहाँ पहुँच गई तुम? क्यों, कुछ गलत कहा क्या मैंने? हमेशा सिर्फ मेरी बात, और जब मैं आपकी बात करना चाहूँ तो आप टाल जाते हो। अवंतिका मुक्ता वाली बात सोच सोच कर इरिटेट हो रही थी और यहाँ इस तरह उसकी चिड़चिड़ाहट निकलने लगी। कपिल सब समझ रहा था कि कुछ है जो अवंतिका को परेशान कर रहा है। क्या बात है अवंतिका, किस बात से परेशान हो? बोलो। देखा, टाल दिया ना बात को। अच्छी बात है, मत करो बात मुझसे। मैं यहाँ बैठी ही क्यों? मैं ही पागल थी जो मिलने चली आई। मुझे चले ही जाना चाहिए। इतना कहकर अवंतिका उठी और वहां से बड़बड़ाती हुई निकल गई। कपिल ने उसे नहीं रोका। वो जानता था कि अवंतिका का मन परेशान है। जब शांत हो जाएगी तब खुद ही बात करने आ जाएगी। कपिल भी बिना लंच के उठा और ऑफिस चला गया। उधर अवंतिका घर पहुंचकर बस मुक्ता के बारे में सोचती रही। तभी उसने सोचा कि दीप्ति या सचिन से पता करेगी। उसने दोनों को फ़ोन लगाया, पर दोनों का ही फ़ोन बिजी था। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद उसने सोचा कि दीपक को फ़ोन करे। जैसे ही दीपक को फ़ोन करने के लिए नंबर मिलाने लगी, बीच में ही रुक गई और सोचने लगी, अगर मैंने दीपक को फ़ोन मिलाया तो ना जाने क्या सोचेगा मेरे बारे में। अभी तक उसने मुझसे मिलने या बात करने की भी कोशिश नहीं की। इतना भी क्या गुरूर, मैं इतनी दूर से आई हूँ और उसने मुझे हेलो तक नहीं कहा। हालचाल पूछना तो दूर की बात है, मुझे क्या, मैं भी उसे फ़ोन नहीं करूँगी। पर अवंतिका का मन बहुत बेचैन हो रहा था उसके लिए। वो बात करना चाहती थी पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। इसी बेचैनी में उसने वक्त गुजार दिया। शाम को माँ पापा के साथ बैठकर चाय पी और फिर तैयार होकर सुनिधि के संगीत के लिए पहुंच गई। सब लोग पहले ही आ चुके थे। दीपक भी उसे हर तरफ भाग दौड़ कर काम करता हुआ नजर आ रहा था। विकास, सचिन, दीप्ति और सुनिधि एक और मंडली जमाए बैठे थे। अवंतिका उनके पास पहुंच गई और उनकी बातों में शामिल हो गई। तभी अवंतिका ने बात छेड़ी, यार सुनो, ये दीपक क्यों नहीं शामिल होता तुम लोगों के बीच? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरी वजह से दूर दूर है? अगर ऐसा है तो मैं, कहते हुए अवंतिका उदास हो गई। अरे नहीं यार अवंतिका, वो तो ऐसा ही हो गया है जब से तुम और मुक्ता गए हो। सचिन के मुंह से वही बात मुक्ता के लिए सुनकर अवंतिका चौंक गई और पूछने लगी, कहाँ गई मुक्ता? क्या हुआ उसको? बताओ तो। तभी दीप्ति ने घूरकर सचिन की ओर देखा और उसे चुप रहने का इशारा किया। सचिन अवंतिका से आंख चुराता हुआ किसी काम के बहाने से वहां से निकल गया। अवंतिका देखती रह गई। फिर उसने दीप्ति की ओर देखा तो वो भी आंखें चुराकर सुनिधि से बात करने लगी। तभी अवंतिका ने विकास को पुकारा, विकास तुम कुछ कहोगे? अवंतिका, वो देखो माँ पापा बुला रहे हैं, अभी आया मैं। अवंतिका हैरान थी कि आखिर कोई भी उसे मुक्ता के बारे में क्यों नहीं बता रहा। वो वहां से उठकर खोई हुई सी चले जा रही थी। तभी सामने से आते हुए दीपक से टकरा कर गिरने लगी। तभी दीपक ने उसे बाहों में थाम लिया। कुछ देर के लिए दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो गए। कुछ देर बाद शोर की आवाज से दोनों चौकन्ने हुए और दीपक ने अवंतिका को सीधा खड़े होने में सहायता की और जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, अवंतिका ने उसे आवाज देकर रोकने की कोशिश की। दीपक दीपक अवंतिका की तरफ मुड़ा और उसने उसके चेहरे को देखा। अपनी आंखों में भय लेने के लिए लगातार उसके चेहरे को निहार रहा था। दीपक, कैसे हो दीपक? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ दीपक। आज घर गई थी तुम्हारे माँ पापा से मिलने। दीपक मुस्कुरा दिया और मुस्कुराते हुए उसके मुंह से शब्द निकला, तुम्हारे? हाँ, वो एक्चुअली। अवंतिका समझ नहीं पा रही थी कि दीपक से क्या कहे। इतने में ही किसी ने दीपक को आवाज दी तो दोनों उसी ओर देखने लगे। अंकल जी बुला रहे हैं, बहुत काम है, फिर बात करते हैं, कहकर दीपक निकल गया और अवंतिका बस उसे देखती रह गई। काफी देर तक दोनों ही कोशिश करते रहे एक दूसरे के सामने आने और बात करने की,
पर उन्हें मौका नहीं मिल पाया। उधर संगीत शुरू हो चुका था, सभी लोग परफॉर्मेंस दे रहे थे। बीच बीच में दीप्ति और सचिन किसी न किसी को ले आते डांस फ्लोर पर साथ में डांस करने के लिए। तभी सचिन अवंतिका को खींच लाया और डांस करने लगा। वहीं दीप्ति भी दीपक को लेकर डांस करने लगी। अचानक सारी लाइट्स बंद हो गई और सेंटर लाइट का फोकस दीपक और अवंतिका पर हो गया। दोनों आमने सामने थे। डीजे पर गाना बज उठा, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यू जान मेरी। दीपक और अवंतिका इस समय पूरी दुनिया को भूले एक दूसरे में खोए हुए थे। उनके पांव साथ साथ जमीन पर पड़ रहे थे। उनकी नजरें एक दूसरे से शिकायतें कर रही थी, एक दूसरे से इजहार कर रही थी, एक दूसरे से अपनी जुदाई की तड़प कह रही थी। आंखों ही आंखों में ढेर सारे सवाल जवाब हो रहे थे। अचानक गाना रुका और तालियों की गड़गड़ाहट दोनों को इसी दुनिया में वापस लौटा लाई। दीप्ति, सुनिधि, विकास और सचिन बहुत खुश थे कि शायद अब दोनों के दरमियान सब ठीक हो जाएगा। दोनों फिर से एक हो जाएंगे और उन सबकी अधूरी पड़ गई दोस्ती एक बार फिर अपने मुकम्मल आयाम को पहुंचेगी। दीपक और अवंतिका यूं अचानक सबके चौंकाने पर थोड़ा झेंप गए और अलग अलग रास्ते पर हो गए। अवंतिका हॉल से निकलकर बाहर लॉन में आकर बेंच पर बैठ गई। उसकी धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। अभी अभी जो हुआ था उसने अवंतिका को रोमांचित कर दिया था और वो उस एहसास से बाहर नहीं आना चाहती थी, इसलिए अकेले में जाकर बैठ गई। दीप्ति ने जब अवंतिका को अकेले लॉन में बैठे देखा तो उसे कुछ सूझा और वो आंख मटकाती और उंगली से चुटकी बजाती हुई वापस हॉल में आई और दीपक को तलाशने लगी। उसे दूर दीपक हॉल के मैनेजर से बात करता हुआ दिखाई दिया। वो फौरन घबराती हुई दीपक के पास गई। दीपक, तुमने अवंतिका को कहीं देखा क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? अरे अभी तो यहीं थी, वहां अकेले खड़ी रो रही थी। मैंने उसे आवाज दी तो अपने आंसू पोंछती हुई जाने किधर निकल गई। तब से ढूंढ रही हूँ, मुझे डर है कहीं वो कुछ। ओ अवंतिका, कहाँ हो तुम? कहती हुई घबराहट दिखाती हुई दीप्ति यहाँ वहां देखने लगी। दीपक बोला, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, उसको मैं देख कर आता हूँ। कहते हुए दीप्ति मुस्कुरा दी और सुनिधि, विकास और सचिन को ये बात बताने चल दी। दीपक अवंतिका को पूरे हॉल में ढूंढकर छत से होकर बाहर लॉन की तरफ आया तो अवंतिका को वहां बेंच पर बैठा पाया। पहले उसने अपने कदम अवंतिका की ओर बढ़ाए ताकि जाकर उससे बात कर सके। फिर जाने क्या सोचकर वहीं रुक गया और सचिन को कॉल करके बुलाया। सचिन, विकास, सुनिधि और दीप्ति के साथ बाहर दीपक के पास आया तो दीपक बोला, वो रही तुम सबकी अवंतिका, जाओ संभालो उसे, मुझे काम है। कहकर दीपक तुरंत वहां से निकल गया। सभी लोग कभी जाते हुए उसे देखते और फिर आपस में एक दूसरे को देखते। सभी वहां बेंच पर बैठी अवंतिका के पास पहुंचे। तू यहाँ बैठी है और हम तुझे पूरे हॉल में ढूंढ रहे हैं। बस यूं ही मन नहीं लगा अंदर, इसलिए बाहर आ गई। काफी देर हो रही है, मुझे लगता है अब मुझे जाना चाहिए। पागल हो गई है क्या? ऐसे कैसे जाएगी तू? अभी तो रात बाकी है, चलो सब हॉल में मस्ती करेंगे, फिर जाने कब यूं सबका साथ होगा। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई और साथ में सब हॉल की तरफ चल दिए। हॉल में आकर सब डांस में बिजी हो गए। अवंतिका भी बेमन से सबके साथ नाचने लगी। जब सब थक गए तब आकर एक साथ बैठ गए। दीपक उसी समय वहां सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स ले आया। सबने कोल्ड ड्रिंक का मजा लिया। इतने में ही दीपक ने सबके लिए डिनर लगवा दिया। रात के 2 बज रहे थे, पर समय का किसे ख्याल था, सब एंजॉय करने में डूबे हुए थे। करीब 3 बजे जब सब थक गए तो वहीं हॉल में ही बिस्तर लगाकर ढेर हो गए। सुबह 6 बजे तक सब उठ गए और अपने अपने घर को निकले ताकि तैयार होकर फिर से हॉल में पहुंच जाएं। सचिन दीप्ति को छोड़ने निकल गया और विकास बाहर जा नहीं सकता था। बाकी सब भी अपना अपना देखकर निकल चुके थे। तभी कोई रास्ता ना देखते हुए अवंतिका अकेले ही चल दी। बाहर आकर वो कैब की वेट करने लगी। तभी दीपक अपनी कार लेकर वहां से गुजरा। थोड़ा आगे जाकर उसने कार रोकी और निकलकर वापस अवंतिका के पास आया। अवंतिका उसे और वह अवंतिका को देखने लगा। दोनों को कुछ समझ नहीं आया। तभी दीपक ने कहा, चलो आओ मैं छोड़ दूं। छोड़ तो चुके हो, अब क्या बचा है बाकी? अवंतिका के मुंह से अचानक निकला और तभी उसे एहसास हुआ कि वो क्या कह गई है। छोड़कर मैं नहीं गया था अवंतिका, छोड़कर तुम गई थी मुझे, इस कॉलेज को, हमारे रिश्ते को, और तब से मैं। कहते हुए दीपक का गला भराया, आंखें नम हो गई और उसने चेहरा घुमा लिया ताकि आंखों में उतर आई नमी को पहुंच सके। अवंतिका चुपचाप चलकर गाड़ी की आगे की सीट पर बैठ गई। कहीं न कहीं उसे दीपक का यूं उदास होना बुरा लगा था। दीपक और अवंतिका दोनों चल पड़े, लेकिन एक खामोशी अभी भी पसरी हुई थी। आखिर अवंतिका ने खामोशी तोड़ी, तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई दीपक? शायद ही कोई ऐसा दिन, कोई ऐसी रात गुजरी होगी मेरी जब तुम मेरे साथ नहीं थी। सबके होते हुए भी मैं एकदम अकेला हो गया था अवंतिका, और इसकी वजह सिर्फ तुम हो।
सिर्फ तुम। मुझे कौन-सी खुशी थी दीपक जो मैं सब कुछ छोड़कर अपनी पढ़ाई यहाँ छोड़कर चली गई। नहीं बाँट सकती तुम्हें किसी के साथ, इसीलिए नहीं सहन हुआ मुझे। और तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं थी कि एक बार बैठकर हम बात कर सकें। नहीं तो सारे गिले-शिकवे दूर हो जाते ना। कोई गिला-शिकवा था ही नहीं अवंतिका। बस तुम्हारे मन की बनाई हुई कहानी थी जिसे तुम अपने हिसाब से चलाती गई और हम तुम्हारी कहानी के खामोश किरदार बने रह गए। तो तुम ये कहना चाहते हो कि सारी गलती मेरी थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी? अब क्यों खींच रही हो तुम बात को? वक़्त गुज़र गया, भूल जाओ तुम भी। भूल जाऊँ? कितनी आसानी से कह दिया तुमने कि भूल जाओ। रातों को जाग-जाग कर मैंने जो आँसू बहाए, भूल जाऊँ? महीनों से अकेले शहर से बाहर पड़ी हूँ, भूल जाऊँ? सालों से बने अपने रिश्ते को, उफ़! कहते हुए अवंतिका रोने लगी। दीपक को कुछ नहीं सूझा, उसने गाड़ी चलते हुए गाने चला दिया। एक गाना जो दोनों का पसंदीदा था, अचानक चल पड़ा और दोनों उसमें खो गए। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर ये गाना चल रहा था। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुज़र जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। दीपक कोशिश में था कि किसी तरह अवंतिका का मन शांत हो और हम कुछ अच्छी बातें कर पुरानी बातों को भूल जाएं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अवंतिका उस गीत को सुनकर मुस्कुराने लगी, जिसे कनखियों से देखकर दीपक का मन भी खिल गया। उस लम्हे में दोनों एक दूसरे को देख अपने पुराने दिनों याद करने लगे। फिर दोनों ने अपने वर्तमान पर कुछ सवाल जवाब किए और यूं ही रास्ता कट गया। लो अवंतिका, घर आ गया तुम्हारा। आज बहुत अच्छा लगा दीपक, तुमसे बात करके यादें ताज़ा हो गई। ये सुनकर दीपक मुस्कुरा दिया। अच्छा सुनो, तुम तैयार रहना, 5 बजे तुम्हें लेने आऊंगा। ओके। अवंतिका ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर बाय कहा और घर चली गई। दीपक भी निकल गया। शाम ठीक 5 बजे से 5 मिनट पहले ही दीपक अवंतिका के घर पहुंच गया। वहीं अवंतिका भी आधा घंटा पहले ही तैयार होकर बैठी थी। दोनों ही काफी उत्साहित थे एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए। दोनों गाड़ी में बैठे और हॉल की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक जगह पार्क के बाहर आइसक्रीम वाले खड़े थे। अवंतिका ने वहीं गाड़ी रुकवाई और आइसक्रीम मंगवाई। तुरंत जाकर दोनों के लिए आइसक्रीम ले आया। दोनों आइसक्रीम खाते हुए एक दूसरे के साथ खूब बातें करने लगे। दोनों एक दूसरे के साथ में खो गए थे। टू बी